Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है डेली प्रैक्टिस सेट के तहत आज सेट नंबर 21 है। जी हाँ, 1 से 20 सेट जो किरण पब्लिकेशन का था उसको कंप्लीट किया जा चुका है। ये सेट दूसरा है। ये किसका है? तो ये रंजीत सर का है जिसमें 20 सेट्स है और एक सेट आपको डेली मिलेगा विथ PDF एंड मैथ रीजनिंग ऑल्सो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। 21 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया कब था? तो 2020 में, 2020 में। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो तो आप लोग को टीचर है तो पता ही होगा, इसलिए डिटेल इसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी से। जी हाँ, इसको इम्पोर्टेंट कर लें क्योंकि प्रहार और शराबबंदी काफ़ी चर्चा में रहा था। और बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में 2022 में ऑपरेशन प्रहार जो नशा मुक्ति अभियान है उसके लिए स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा संगठन में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? तो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जी हाँ, कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 66 BPSC में पूछा गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की बात की जाए NSO बन गया। ठीक है, अभी क्या हो गया? ये राष्ट्रीय NSO जो कि इसको मर्ज किया गया था, विलय किया गया था। किसको किसको मिला के? तो NSSO प्लस ESO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। ये विलय कब हुआ है? 2019 में। और ये क्वेश्चंस भी करेंट के तौर पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? पहली बात तो ये IIP है, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जी हाँ, एक 66 या 67 में था इससे रिलेटेड। इसका इंडेक्स में कौन कौन से क्राइटेरिया है? तो ये इसका पूर्ण रूप क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी हाँ, क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन ऑप्शन डी। इसमें मेनली है क्या? तो जो अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसी में से जैसे खनन है, बिजली है, विनिर्माण है, ये सब को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ये क्वेश्चन BPSC का पेटेंट है। उनका संबंध किससे था? चूंकि राज्य पूछ रहा है लेकिन यहाँ पे मतलब राज्य नहीं देके डिस्ट्रिक्ट दे रखा, मतलब क्षेत्र दे रखा। कौन सा? जगदीशपुर। हालांकि आना चाहिए था बिहार राज्य। ये BPSC का पेटेंट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह से रिलेटेड पूछता है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध 1857 के महान क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 6, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। जी हाँ, ऑप्शन बी। होता क्या है स्टार्टिंग में? जी हाँ, जब ये जो 5 लेयर है, एटमॉस्फेयर का जो 5 लेयर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आर्य मंडल और बहिर्मंडल, इसमें स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर जाके टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है, और फिर आखिर में जाके क्या होता है? मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से एक थोड़ा सा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स है इसको भी देखना है, कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन सी, जीवक था। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रदोत के उपचार के लिए दरबार में भेजा था। ये भी पूछा जाता है। जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। जी हाँ, एक क्वेश्चन 65 में पूछा था, इसका जो कब्र कहाँ पर है? इसका कब्र कहाँ पर है? हालांकि ठीक है, तो ये बख्तियारपुर में ही है। और एक सवाल और था, मतलब इसका कालखंड की बात की जाए तो 1193 से 1202 तक इसका माना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया कि जो नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है
और विक्रमशिला को नष्ट करा दिया था। कालांतर में जाके उसने बंगाल, असम के कुछ क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? याद रहे, बिहार के और प्रथम भारतीय तो कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये कब से कब तक रहे थे? तो 1920 से 21 तक। जी हाँ, 1920 से 21 तक ये रहे थे। और इस पद पर नियुक्त होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय थे। जी हाँ, सर्वोच्च पद पे जो कोई गया था भारतीय तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संथाल विद्रोह के नेता थे तो कौन थे? सिंधु कानू चांद भैरव। जी हाँ, ऑप्शन दे रखा है सिंधु कानू, लेकिन ये चार भाई थे। क्या नाम था? सिंधु कानू चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। संथाल विद्रोह हुआ कब है? 1855-56 में। ये संथाल जो परगना है वहाँ पर हुआ था। एक सवाल और पूछा जाता है, संथाल विद्रोह का जो अन्य नाम क्या है? हूल विद्रोह। क्या है? हूल विद्रोह। एक और है जो यानी मुंडा विद्रोह है। जी हाँ, मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो महान हलचल टाइप का इसका नाम है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो कौन सा है? सन यानी सूर्य। जी हाँ, सौरमंडल का, चूँकि सौरमंडल का मुखिया कौन है? ये भी सूर्य है। ये क्लास आपको एससीईआरटी के क्लास 6 में चैप्टर 3 में ये चीज़ें दिया हुआ भी है। ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि क्या पृथ्वी घूम रही है? जी हाँ, लेकिन सवाल है किसके तुलना में? तो सूर्य की तुलना में पृथ्वी घूम रही है। सन भी घूम रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के यानी आकाशगंगा की तुलना में। एक दूसरा सवाल और आता है, मैक्सिमम जो उपग्रह है वो किसका है? यानी शनि का मैक्सिमम भी है। एक सवाल और पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह। जी हाँ, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है, तो 8 के बीच में, अर्थात 4 और 5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राजकाल में हुआ था? तो जो उदयभद्र ना, ये नहीं था। कालाशोक किस में हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन सी होगा, कालाशोक किस में हुआ था? प्रथम किस में हुआ था? मतलब कब हुआ था? तो 3 में कालाशोक दूसरा हुआ, तृतीय जो हुआ अशोक के समय में। ये सर्वाधिक बार पूछा गया है कि तृतीय किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। ये कब हुआ है? तो 251 BC के आसपास है, किसी में 259 BC भी मिलेगा आपको। और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, चौथा वाला किसके समय में हुआ था? उसके जो चौथा जो संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था वो, और किसके समय में था वो कमेंट कर सकते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कहाँ पर करवाया था? ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर द्वारा बनाया गया ये क्या था? प्रार्थना व मीटिंग रूम था। ये क्या था? प्रार्थना व मीटिंग रूम, जिससे क्या होता था कि कोई अगर मतभेद है तो इस यहाँ पे आके समाधान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था? 1875 में। कितना तारीख को? तो 18 अप्रैल। जी हाँ, 18 अप्रैल 1875। और एक चीज़ आप सुन रहे होंगे कि DAV। जी हाँ, DAV क्या है? दयानंद वैदिक एंग्लो स्कूल। ये क्या है? दयानंद वैदिक एंग्लो स्कूल। एक्चुअली ये भी चर्चा में क्यों आया, मतलब ये क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है कि जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के ही ये नाम क्या है? DAV यानी, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हुआ कहाँ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। जी हाँ, संगठन कब हुआ था? बम्बई में। कहाँ? बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर सूर्य सेन का, इनका संबंध नहीं है। ठीक है, यानी हुआ कब था काकोरी, यानी है कौन कौन? तो 1 मतलब 2, 3 और 4 है, यानी अशफाकुल्ला खां का संबंध है, राजेंद्र लाहौरी का भी है और रामप्रसाद बिस्मिल्ला का भी है।
ठीक है, ये हुआ कब था? 1925 में। कब? तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, इसमें से हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी, अन्य कई क्रांतिकारी शामिल हुए थे। एक्चुअली था कौन ये सब कौन व्यक्ति थे? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी नेता थे। जी हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये सब नेता थे। और आंदोलन की जो खर्च था या आंदोलन की जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मतलब ये कांड का अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 3। कौन सा भाग? भाग 3। भाग 2 का संबंध किससे है? तो नागरिकता से। भाग 1 का राज्य से। भाग 4 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A का FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पंचायती राज को कब सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? किसके लिए? पंचायती राज। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 में। जी हाँ, कब आया? 1992 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। जी हाँ, 93 से ही प्रत्येक मतलब लागू हुआ 24 अप्रैल को। यही वजह है या इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट, इसमें कुछ संविधान संशोधन है, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन क्या हुआ था? जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है 44वें संविधान संशोधन का, एक तो 42वें संविधान में जो भी चीज़ें हुआ था इसको बहुत चीज़ों को पुनः बहाल किया गया था। जैसे कि जो संसद का जो कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया था, उसको कम किया गया। साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जो जमींदारी प्रथा थी, यानी जमींदारी प्रथा दैट मीन्स कि जो जमीन का जो मूल अधिकार था उसको बाहर करके जनता पार्टी ने एक कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार के रूप में उसे स्वीकृत कर दिया। 66वें संविधान संशोधन किससे संबंध है? और 42वें में बहुत चीज़ हुआ, जिसमें से जैसे कि प्रस्तावना की बात करें तो इसमें संशोधन की बातें क्लियर हो गया। उसके बाद मूल अधिकार में बात करें तो मूल अधिकार एक तरह से क्या हो गया, जो उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ गया था। इस तरह से कई चीज़ें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? द हेग में। द हेग यानी ऑप्शन ए कहाँ है? ऑप्शन ए था तो 1946 में। जी हाँ, 1946 में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। उसके अलावा भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे पेनिकल रामाराम। क्या नाम था? पेनिकल रामाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। जी हाँ, क्या है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो सूची है समवर्ती सूची। जी हाँ, कितनी सूची है? समवर्ती सूची में। संघ सूची में क्या है? संचार व्यवस्था। राज्य सूची में कृषि व पुलिसिंग और अपशिष्ट शक्ति, जो किसी के पास ना हो वो केंद्र सरकार के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद की बात की जा रही है। कौन सा अनुच्छेद होगा? 51। जी हाँ, 51 में विदेशी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बातें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, करेबा किस राज्य की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेबा का संबंध किससे है? केसर। और ये कहाँ का है मिट्टी? तो जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, सैफरन के उत्पादन होता है इस मिट्टी में। यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थ की हिमोड पर मोटी परत के जाए मतलब मोटाई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कश्मीर में है तो हिमनद होगा ही। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए 22 का ए क्या कह रहा है? अवसादी शैलों का निर्माण 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला शैलों का विखंडन। जी हाँ, यानी जो आग्नेय या अवसादी और
कार्यांतिक चट्टान है वो वायु, जल, बर्फ, लहर आदि के माध्यम से क्या होता है, वो टूटता है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो टुकड़ा है उसका क्या निक्षेपित होता है। तीसरा क्या होता है, फिर वो मगर बनने लगता है। इस तरह से कई प्रोसेस है, बट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पुच्छल तारे की पूछ सदैव किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर। किस दिशा में होता है? सूर्य से दूर। पुच्छल तारा सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, बर्फ, धूल, बर्फ, गैस आदि से छोटे छोटे टुकड़े हैं। यानी ये भी क्या है, टुकड़ा है, लेकिन इसका पूछ हमेशा दूर होता है। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एवं अंडाकार पथ में लगभग 6 से 2000 वर्ष पूरा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 23 क्या दे रखा है आंसर? बी। 24, निम्नलिखित में से कौन वरंश से संबंधित है? वरंश यानी आप पिछले देखेंगे सेट में वरंश घाटी था, किससे संबंध किससे है? मनेन वरंश से संबंधित है। ऑप्शन सी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका एक लाइन भी नहीं दे रखा है। वरंश मतलब जैसे होता है ना रिफ्ट वैली, जैसे मान लीजिए नर्मदा क्या है, रिफ्ट वैली से बात है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का इलाका है, ठीक है, इंडिया है, ये जो बीच में क्या है, सतपुरा है, ऊपर से नर्मदा, नीचे से तापी नदी है। तो ये जो वरंश मतलब क्या होता है, जो चट्टान है उसका उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट रिफ्ट का मैंने क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बी, सॉरी ऑप्शन ए गोबी नहीं है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि गोबी मरुस्थलीय जो उष्णकटिबंधीय नहीं है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीचों में स्थित होता है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से -40 डिग्री तक चला जाता है। गोबी एक मंगोलियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित। गोबी मतलब जल रहित। देखिए आप फिर थोड़ा इसको मैप के थ्रू समझ लीजिए वो कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, मान लीजिए ये इक्वेटर, ये ग्लोब है, इसके बीच में क्या है, इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके 30 डिग्री तक, यहाँ से नीचे और 30 ऊपर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा से थोड़ा सा ऊपर पार्ट तक के जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और गोबी यानी मंगोलिया जो है इसके बाहर है, इसलिए इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट कालहारी कहाँ? बोत्सवाना अफ्रीका में, अटाकामा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा है? स्वाभाविक बात से ग्लोब है। ग्लोब मतलब ये वाला पार्ट। हालांकि फ्रेंड्स आज SCERT का ज्योग्राफी का भी 50 क्वेश्चन कराया जाएगा आज के डेट में। ये पार्ट है ग्लोब का। जी हाँ, सबसे बड़ा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन है अक्षांश के दृष्टिकोण से? तो 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है? वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कोयला खनन कहाँ, मतलब कोयला खान कहाँ खोदी गई है? तो ऑप्शन बी रानीगंज। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी के तट पर है। 1774 में यहाँ वाणिज्यिक स्तर पर यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से 1774 में कोयला खनन के कार्य आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, एक फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको जनगणना से दिखेगा। मैक्सिमम 3 जा सकता है और एवरेज जाएगा तो 2 रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो श्योर है ना। आप जनगणना पढ़ लेते हैं भारत और बिहार का, आपका एक क्वेश्चन श्योर है। क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा है? तो इसमें भील दे रखा है 1.7 करोड़ होगा। वैसे एग्जैक्ट डेटा बात किया जाए तो कितना है? वर्ष 2011 के अनुसार जो ST जनजाति है उसमें 71,049। दूसरा नंबर पर कौन सा है? दूसरा नंबर पर गोंड है। दूसरा पर कौन सा है? तो गोंड।
संथाल कहाँ, बिहार झारखंड में मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इससे बहुत टिपिकल क्वेश्चन था कि संथाल जनजाति बिहार के किस जिले में नहीं रहता है। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार इस तरह का कब होगा, तो हिमनदों के द्वारा। किसके द्वारा, तो हिमनद। ऑप्शन डी कह रहा है यू आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। ठीक है, जो पर्वतीय भागों में हिमनदों के द्वारा बनाई गई घाटियाँ इस तरह के क्या करते हैं, घाटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट, और इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, और ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,99,452। आपको याद क्या रखना है, अंतिम में क्या है, 452 452 है। 10 तो सबको याद रहता है, क्योंकि डेटा एग्जैक्टली पूछ लेता है। वही बात की जाए, इससे एक और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि राज्य के मामले में, ठीक है, राज्य के दृष्टिकोण से कितना स्थान है, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के अनुसार बिहार राज्य का स्थान कौन सा है, 13वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं। तो राजपूत पेंटिंग के लेखक ऑप्शन डी आनंद के कुमार स्वामी। जी हाँ, आनंद के कुमार स्वामी, ऑप्शन डी। लोक कला का संबंध है, तो क्षेत्रीय कलाओं से, जैसे कि आपको मिल जाएगा पेंटिंग में, या फिर जो बिहार में विदेशिया ये सब है, ये सब क्या है, क्षेत्रीय स्तर की कला है। जैसे कि बिहू भी लोक कला, लोक नृत्य है, और झिझिया भी लोक नृत्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। 33 क्या है, 33 यानी ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को क्या दे रखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एपन का संबंध किस राज्य से है। एपन का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, उत्तराखंड, यानी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्याएं मानी गई है, तो 22, ऑप्शन डी दे रखा है, कितना, 22 श्रुतियों की कुल संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 36, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक या प्रतिपादक हैं, कौन से हैं, तो महर्षि पतंजलि, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको याद कैसे रखना है, जो पतंजलि वाले योग बाबा हैं, रामदेव बाबा योग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है। जीइन ये क्या प्रोटीन है, तो ऑप्शन ए मक्का से संबंधित है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एडिशनल। क्वेश्चन नंबर 39, गाय की कौन सी नस्ल द्विकाजी उद्देश्य की है, तो ऑप्शन सी थारपारकर ये। नेक्स्ट हालांकि ये सब भी है ना, सिंधी, गिर, ये पूछा था, आई थिंक गिर या सिंधी, ये पूछा था दरोगा मेंस में। जर्सी था ही गाय का, वो तो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने बांटा गया है, ऑप्शन ए 15 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जो कृषि जलवायु है उसको अलग अलग क्यों बांटा जाता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है जो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित किए बिना भोजन, चारा, फाइबर, लकड़ी इत्यादि क्या हो, प्राप्त हो सके, और क्षेत्रीय जो संसाधन है उसको वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके। नंबर 41
यानी 41 केसर प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए पुष्प वर्तिका से। किसे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वर्तिका से। केसर के नैसर्गिक उत्पत्ति की बात की जाए, उत्पत्ति स्थान भारत व दक्षिण यूरोप है, यानी नैसर्गिक अगर बात की जाए तो 2 स्थान पर है। कौन? भारत और यूरोप। ठीक है। यह स्पेन से मुंबई आया और भारतवर्ष के बाजारों में बिकता रहा। ईरान, स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, चीन, फारस आदि देशों में भी होता है। ये चूँकि कश्मीर में होता है तो सिंपल सी बात है, कहाँ पर होता है? ठंडे स्थानों पर होता है, ऊंचाई और मतलब ठंडे वाले स्थानों पर इसका खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो पसलियों की संख्या कितना है? 24, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। PAB का टीका किस रोग से बचाव हेतु करता है? ऑप्शन ए मियादी बुखार, यानी इसका क्या है कि 2 से 6 माह के बच्चों को टाइफीम VI का सिंगल डोज और 2 साल के बाद बूस्टर डोज देना चाहिए। 6 साल की उम्र के बाद TV21A का टीका हर 48 घंटे में 4 बार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 21 जून, इस बार भी मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 45। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्रों में कल्प को लो पो होगा, कल्प नहीं कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? तो स्वरों की संख्या कितना है? 12। नेक्स्ट 4 ताल का उपयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ऑप्शन ए ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद का प्रयोग 4 ताल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं थे? तो कौन सा नहीं थे? ऑप्शन ए रामदास शर्मा, यानी रामदास शर्मा नहीं थे, बाकी जाकिर हुसैन, दूसरा अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज, ये तीनों थे। नेक्स्ट प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुई तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली नहीं, मुंबई में। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर दे रखा है बी, बट एक्सप्लेनेशन दे रखा है मुंबई, यानी कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुआ था? इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है मुंबई, ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, यानी इसको मुंबई में हुआ था। नहीं, इसको फ्रेंड्स चेक करके थोड़ा आप भी कमेंट कीजिएगा, मैं भी इसको चेक करके कमेंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक का मतलब विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो किया था स्वामी विवेकानंद, ने। ऑप्शन बी। जी हाँ, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है, तो ये बहुत मार्केबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी ने अभी तक 3-4 बार पूछ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1952 1952 में हुआ था। हुआ कहाँ था? उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिले में प्रायोगिक तौर पे हुआ था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए जनवरी 1952 संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसके कई उद्देश्य हैं, ठीक है, इसके कई उद्देश्य सिंपल से सामुदायिक, जो समुदाय में जो भी चीज़ मूलभूत आवश्यकता है इस सभी को शामिल किया जाता है, चाहे बेरोजगारी हो, कृषि का पिछड़ापन हो, या फिर
मनरेगा हो, मतलब इसके अंतर्गत कई चीज़ों को शामिल किया जाता है सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बदलाव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब दिया? तो ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामले में दिया था। जी हाँ, केशवानंद भारती मामले में ये बातें सामने आई थी। ये कब आया था मामला, कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित विवाद था? तो ये एक मठाधीश थे। जी हाँ, केरल के एक मठाधीश थे जिनका 2022 या 21 में निधन हुआ है, और ये मतलब इनका जमीन ले लिया था, इसके लिए आया था। और अभी तक ये सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच है। जी हाँ, निर्णय आया था 6-7, यानी 6-6 बराबर हो गया था। 8वें जो 7वें व्यक्ति था वो वही बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का यूज किया, यानी मूलभूत ढांचा क्या है। कब आया था? तो 23 मार्च 1973 को ये खत्म हुआ, और 24 मार्च 1973 को चीफ जस्टिस सिकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों के न्यायिक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो अध्यक्ष थे चीफ जस्टिस सिकरी। ठीक है, टोटल कितना बेंच था? तो 13 बेंच। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मूलभूत ढांचा है क्या? तो संविधान की सर्वोच्चता, FR यानी मूल अधिकार, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया, उसके अलावा इसे एक जो 99 संविधान संशोधन था, जी हाँ, इसी प्रक्रिया के तहत उसको निरस्त भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 201। अब देखिए, एक यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि अनुच्छेद 201 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201, जी हाँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। 201 और 200 आपको ध्यान क्या रखना है, एक राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति। बड़ा कौन सा है? जी हाँ, बड़ा राष्ट्रपति है। तो 201 बड़ा, 201 बड़ा हुआ तो राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा 201, और राज्यपाल के लिए 200। अपने लिए रखेगा तो हो जाएगा 200 अनुच्छेद के अनुसार, और राष्ट्रपति के रखेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद इसका संबंध किससे है? तो बजट से है, मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होता है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी आंसर पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं फिर से चेक करके कमेंट में उसको पिन भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? जापान नहीं है, बाकी सदस्य है, यानी बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, दक्षेस में सार्क, और एक और पूछा था एशियान, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रिक्स, ये सब आपको देख लेना पड़ेगा कौन सदस्य है कौन नहीं है। केंद्रीय बीज की संतति है, ऑप्शन डी प्रजनक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ में। बस इसका एक्सप्लेनेशन भी एक ही लाइन में दिया हुआ है, इसलिए इसको डील नहीं किया जा रहा है। 58 मार्मलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो कौन सा है? माल्टा। मार्मलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? माल्टा। सब वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 59 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 60 जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी शर्करा। इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपके दिमाग में कौन आया होगा?
गांधी जी, लेकिन गांधी जी नहीं है। देखिए, अगर आपको डाउट हो, अब पहले ऑप्शन में अगर डाउट वाला व्यक्ति आ जाए तो थोड़ा संदेह कर ले, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा संभल जाए। जी हाँ, भारत छोड़ो नारा जो दिया था ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली। क्या दिया, किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, और इसको एक और क्रांति के नाम से दिया जाता है, कौन सा? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। अब इस पर चर्चा करते हुए मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को 1943 में हुआ था। और ये 8 बार इसका रहा है कि स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बात की जाए तो जो यूसुफ मेहर अली जी हैं वो 8 बार जेल जा चुके थे। ठीक है, कितने बार? 8 बार। नेक्स्ट, अब उनका कुछ बुक भी है, जैसे कि मेहर अली जी का द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ए ट्रिप टू पाकिस्तान समेत कई किताबें लिखे हैं। किसी को डाउट हो तो आप सर्च कर सकते हैं, बाकी मेहर अली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो किसने किया? जी हाँ, लोखंडे साहब थे, NM लोखंडे, ये मुंबई के थे। और 1880 में, जी हाँ 80 नहीं 1890 के, यानी 90 के दशक में बम्बई में मिल मजदूरों एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और ये आंदोलन को संगठित करता है। इसलिए मतलब ये फेमस है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सवाल है किसने नहीं लिया था। तो देखिए, आपको अगर एक चीज़ ध्यान हो कि कांग्रेस पार्टी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल और केवल एक अपने सदस्य को भेजा था, वो महात्मा गांधी जी थे। इतना याद है तो आपको आंसर पिक हो जाएगा। कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और भारतीय समय ये हुआ इसलिए था, जैसे इसमें एक चीज़ और कन्फ्यूजन होता है, पहला, द्वितीय और तृतीय। जी हाँ, ये तीनों एक ही सम्मेलन का 3 अलग अलग कड़ी है। 3 अलग अलग क्या है? कड़ी। जैसे बिहार के केस हम देख रहे हैं, जैसे बिहार में जो अपोजिशन मीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये जैसे कल पटना में हुआ, अगला शिमला में होगा, फिर कभी दिल्ली में होगा, तो मीटिंग एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से ये तीनों एक ही था। ठीक है, कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। पहला कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, दूसरा कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आयोजित हुआ। कब हुआ? 7 सितंबर 1931। जी हाँ, 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ? आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी भाग लेते। अन्य नेता की बात की जाए, भोला भाई देसाई जी हैं और मदन मोहन मालवीय जी हैं, प्यारेलाल नैयर हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि कांग्रेस क्या तीसरा में भाग लिया था? जी नहीं। एक सवाल और पूछा जाता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट किए थे? तो BR अम्बेडकर। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो कौन था? ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, ये अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। और कुछ अधिवेशन है जो पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 बम्बई में। जबकि मद्रास अधिवेशन की बात की जाए जो 1898 में हुआ था, आनंद मोहन बोस इसका अध्यक्षता किया था। उसके अलावा कुछ और है, जैसे कि नेहरू जी का, ये भी पूछा जाता है कि नेहरू जी कब अध्यक्षता किए थे। चूँकि ये सबसे पहला कब किए थे, ये 2 बार बने हैं। एक बने थे 1923 में। जी हाँ, दिल्ली का अधिवेशन मतलब ये अध्यक्ष चुने गए थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को पूछा जाता है 1929, तो लाहौर वाला। उसके अलावा एक और पूछा जाता है कि नेहरू जी 3 बार किए अध्यक्षता। पहले 4 बार किए थे। जी हाँ, कितने बार? 4 बार। कब कब? 1929, 30, फिर 36 और 37, यानी 29, 30, 36, 37, उसके बाद 51, 53 और 54। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ विजय हुई थी। इसके तत्कालीन भारत में बेबेल को चूँकि वायसराय बनाना था, गतिरोध को दूर करने के लिए इसको भेजा गया था, मतलब ये घोषणा किया था। नेक्स्ट, और एक चीज़ और महत्वपूर्ण पूछा जाता है
कि जो शिमला में जो सर्वदलीय बैठक हुआ था वो किस समय हुआ था, वो भी बेबल के समय हुआ था 25 जून 1945 को। क्वेश्चन नंबर 66, चटगांव, अरमारी, रेड, इनमें से कौन संबंधित था? इनका संबंध किससे था? डॉक्टर सूर्य सेन से। यानी ऑप्शन ए। ये कब हुआ था? 1932 से 34 के आसपास हुआ था। इसमें हुआ ये था, एक गठन मतलब करते हैं, एक आर्मी का नाम रहता है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। क्या नाम रहता है? भारतीय प्रजातांत्रिक सेना। कौन? तो डॉक्टर सूर्य सेन। इनको फांसी दे दिया जाता है पकड़ के, और ये फिर आंदोलन शिथिल पड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, कब हुआ था? एग्जैक्ट 1930 में हुआ था, 18 अप्रैल 1930 में। क्वेश्चन नंबर 67, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम कार्यालय स्थित था कहाँ? रंगून में। इसका गठन कब हुआ था? औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को। वही फिर 7 जुलाई 1943 को इसी का कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। जी हाँ, कब सौंपा गया? 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तत्पश्चात 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था, और यहीं से आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय भी था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए बीडी नहीं, सॉरी ये नहीं होगा। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय होगा। जी हाँ, एक्चुअली ये कहाँ हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है। अमेरिका में। एक ऑप्शन रहेगा अमेरिका, ठीक है। दूसरा रहेगा अमेरिका देगा, या ये भी पूछा जा चुका है अमेरिका में कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ के थे क्रांतिकारी नेता? तो पंजाब के थे, ठीक है। और इनके कुछ और सहयोगी थे, जैसे कि लाला हरदयाल, रामचंद्र तथा बरकतुल्ला, ये थे। गदर दल का गठन किया गया, अन्य देश में इसकी शाखाएं खोली गई। रास बिहारी बोस भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी जस्ट डिस्कशन किया गया, कौन थे? अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? किसने किया? ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, यानी विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1904 में। 1904 में इसका स्थापना हुआ। कहाँ पे? तो बी.डी. सावरकर ने लंदन में की थी। कहाँ पे? लंदन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा? अंतोगत्वा हम लोग भी जल में विलीन हो जाएंगे एक दिन। क्वेश्चन क्या होगा आंसर? डी। क्या कह रहा है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। इसको समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल पे टाइम में समझ लीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है? जो जलीय जीव ऑक्सीजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको पता कैसे करते हैं? तो CO2 और BO2। ये क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है? एक पानी है, लिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन पाइप जोड़ा जाता है। इसमें जितना ऑक्सीजन का खपत होगा, इसे माना जाएगा कि उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया है। मतलब क्या होगा कि BO2 अगर कम डिमांड हो रहा है, दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम है, पानी ज़्यादा शुद्ध है। इसमें जो ये है, वही CO2 की बात किया जाए तो CO2 में जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण जो है, ये दोनों चीज़ को ये क्या करता है? परीक्षण करता है। जबकि BO2 में बायोलॉजिकल है, केवल जो जैविक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सब्सटेंस को ही क्या कर पाता है? उसको डिकम्पोज कर पाता है। ये चीज़ ध्यान है। मतलब सीधा सीधी क्या है? BO2 या CO2 ज़्यादा ऑक्सीजन मांग रहा है तो प्रदूषित, कम ऑक्सीजन मांग रहा है तो क्या होगा? पानी शुद्ध होगा या कम प्रदूषित होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? बाघ मतलब भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ऑप्शन सी। जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था 61 BPSC में, एक परियोजना करके, तो थोड़ा सा घुमाक था, बट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 73, ये बाघ परियोजना शुरू कब हुआ था? तो अप्रैल 1973 को। जी हाँ, यही क्वेश्चन था, अप्रैल 1973 को। और
अभी हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बाघों की संख्या कितना है? 3300 में से नहीं, ऐसे नहीं है, 3200 में से 33 कम, मतलब 3167। फ्रेंड्स थोड़ा डेटा खेलने सीखिए, यकीन मानिए डेटा से डरना भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका, जी हाँ, अमेजन का जो वर्षा वन है वो वाला, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को, यानी जो अफ्रीका की बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। तथा ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप। और सफ़ेद महाद्वीप किसे कहेंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 33%। जी हाँ, ये भारत सरकार 1988 में ये निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जी टर्नस्ले ने। जी हाँ, किसने किया था? ए जी टर्नस्ले, ये वैज्ञानिक थे। 1935 में इन्होंने ये शब्द को यूज किया। अब जीवीय समुदाय तथा निर्जीव समुदाय के संबंध को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तथा इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। चलिए पहले कथन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवंबर 1998 में पुनः चक्रीय प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई 1988 में। दूसरा क्या कर रहा है? कारण दे रखा है। यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रीय प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। इसका आंसर क्या है? सी, यानी ये तो सही था, विज्ञप्ति जारी किया गया था, परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि रोक नहीं लगा था, बल्कि उसको क्या कंट्रोल यानी नियंत्रण यानी रेगुलेशन के लिए भी, मतलब उसको निपटाने के उपाय की चर्चा किया गया था। रोक तो अब जाके लगा है 2022 में। कथन कारण है, कह रहा है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा कब की गई? तब की गई थी जब यह घोषणा तब की गई थी जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। कारण क्या है? दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है, यानी पुआल जो जलता है। क्वेश्चन में कितना है? 77, यानी आंसर दे रखा है सी। ये सही है, परंतु आर गलत है। अब आर क्या है एक बार देख लिया जाए फिर से। कह रहा है दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है, ऐसी बात नहीं है। पत्ती जो पुआल जलता है वो विशेष मंत्र यानी धान के जो कटता है उस समय जलता है, बल्कि वाहन प्रदूषण टॉप पे रहता है। और इसमें भी यही वजह है कि दिल्ली जो है जो राजधानी के मामले में टॉप प्रदूषित राजधानी इन द वर्ल्ड। लेकिन वो किस आधार पर है? PM 2.5 एंड यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 2.5 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकीय के लिए सही है? तो साइनो इकोलॉजी के लिए जो सही है वो है ऑप्शन बी। क्या दे रखा है? दे रखा है जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों के अध्ययन, यानी एक्सप्लेनेशन भी इतने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 79, सूर्य भीताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 79, यानी ये दोनों चीज़ें सही है और बातें भी सही बोल रहा है, यानी व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, पारिस्थितिकी के जनक हैं। कौन सा जनक है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल हैं। जबकि पारिस्थितिकी जो शब्द इकोलॉजी इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था? ए जी टर्नस्ले।
और अभी जस्ट डिस्कशन किया कब दिया था, 1935 में। नेक्स्ट 81 क्या कह रहा है, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, परिरक्षण क्षेत्र है, कहाँ का, तो आनुवंशिक विभिन्नताओं के लिए। क्या कह रहा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुक्षेत्रीय है। अब तक देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जी हाँ, देश में 18 है, लेकिन 12 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना। छोटा तो रेणु का है, बड़ा साउथ इंडिया का है, कमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए कमेंट करने से चीज़ें आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम को मतलब वे बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है ये, तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। देखिए समझे नहीं समझे, ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कहना क्या चाह रहा है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होता है, जो नहीं गलने वाला होता है, उसमें होता क्या, जैसे कि मानिए जो पादप है, जैसे वो खाया, ठीक, जो मतलब पौधे अंदर में वो खाया, उसको खाया, मान लीजिए जलीय जीव कोई भी मछली खा लिया, ठीक है, मछली खाया कौन, मछली खाया मान लेते हैं कीड़ा, कोई और चीज़ खाया या बड़ा मछली खा लिया, तो जो मैं इसमें मानिए 1% था, फिर 1% इसमें जाकर जमा हुआ, थोड़ा और ज़्यादा हो गया, चूँकि ये 10-12 मछली खाया, ठीक है, मतलब ये घास मछली थोड़ा ज़्यादा खा लिया, एक मछली हुआ, इसको बड़ा मछली खाया, इसको क्या हुआ कि बड़ा मछली खाया। जब इसको बड़ा मछली खाया तो क्या हुआ कि 10-15 मछली खाया, कौन छोटा मछली, मतलब 10-12 छोटा छोटा मछली को एक बड़ा मछली खाया, इसमें ये अमाउंट और बड़ा हो गया। अभी मछली को आदमी निकाल खाया, तो इस तरह से छोटा छोटा जमा होते हुए बायो एक्यूमुलेट होते हुए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, ये इकोलॉजी में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों की प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। किस नगर में, तो आगरा में। जी हाँ, ताजमहल के आसपास की स्थिति में ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और इसको वहाँ पे मतलब जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं उसको चेंज करने पे बातें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी जो होल हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या दे रखा है, अग्निशामक में प्रयुक्त हेलोन 1211, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी क्या है, तो CFC गैस तो बहुत बड़ा है ही, उसके अलावा मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी है, और अग्निशामक में जो प्रयुक्त होता है वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो कौन सा है, सामुद्रिक। जी हाँ, पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र क्या है, जल है, तो उसका स्वाभाविक सी बात है जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो कहाँ होगा, तो जल में, यानी सामुद्रिक, ठीक है। नेक्स्ट कितना क्षेत्रफल है टोटल, तो देख लेते हैं, तो 1,04,48 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोबलीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलन के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। जी हाँ, यही वजह है कि जो समुद्र के किनारे शहर है, जैसे मुंबई या फिर इंडोनेशिया के शहर है या फिर अमेरिका का है, वो सब चिंता जता रहा है। दूसरा कह रहा है, दूसरा है ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र सतह के 1 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी सतह के जो है पानी उसे 1 मीटर ऊपर बढ़ सकता है। नेक्स्ट पार्ट है, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। जी हाँ, जो प्रवाल भित्ति है, ठीक है, वो सब डूब जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है, यह संभावना है कि 2044 तक
फिजी द्वीप डूब जाएगा। समुद्री तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। और मालदीव में भी, मॉरिशस में भी। इन्हीं आंसर क्या होगा इसका? ए होगा 1 2 3 4। ये सब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है ना, ये सब प्रीवियस ईयर का, जी हाँ, यूपीएससी का ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, इसलिए लग रहा होगा कुछ नया क्वेश्चन है, जी नहीं, ये सब घटना चक्र में दिया हुआ है। 57 है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। यह तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या रहा है? सभी, सॉरी ये फ्रेंड्स ये रीजनिंग है, तो इसका सॉल्यूशन आपको, रीजनिंग है यानी इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, जी हाँ देख लीजिए, मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन भी दिया गया, तो आप पीडीएफ प्राप्त करके देख सकते हैं, जी हाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन है। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी आज से सर पिछले सेट के बना रहे हैं, तो अगला सर ये देंगे ही, बाकी आप इसे तब तक देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।